नमस्कार दोस्तों। अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिससे जुड़कर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी अपने घर रह के कर सकते हैं। यदि आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस और अनलिमिटेड एक्सेस का लाभ होगा। अनअकैडमी पर देश के टॉप एजुकेटर्स जुड़े हुए हैं, जिनमें सुदर्शन गुर्जर हैं, मंडल पटेल हैं, प्रकाश कुमार हैं, मुदित गुप्ता हैं, रोमन सैनी हैं, आयुष सांगी हैं, अमन शर्मा हैं, दीपांशु सिंह हैं और आशीष मलिक हैं। अगर आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं, उसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो इन तमाम टॉप मोस्ट एजुकेटर्स के एक्सपीरियंस और नॉलेज का लाभ आपको मिल सकेगा। आई एम एनपी शुक्ला, चेयरमैन अपेक्षा आईएएस प्रयागराज। I am guiding civil aspirant for the last 17 years, polity and constitution for prelims and mains examination. I also guide civil aspirant for international relation. I also conduct classes for interview for civil aspirant. Teaching and reading is my passion, my hobby. जैसा कि आप जानते हैं कि अनअकैडमी 15,500 से ज़्यादा कोर्सेस उपलब्ध कराती है और इनका लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करेंगे। अनअकैडमी से जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी ऐप को सब्सक्राइब करना होगा, जो गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिलेगा। गूगल प्ले स्टोर पर ये आपको उपलब्ध है। इसमें यदि आप अनअकैडमी प्लस कोर्सेस को लेते हैं, प्लस कोर्सेस से जुड़ते हैं, तो उसकी 6 महीने की फीस जो है वो 40,500 रुपये है, 1 साल की फीस 49,500 रुपये है, 2 साल की फीस जो है 72,000 रुपये है और 3 साल की फीस जो है वो 90,000 रुपये है। लेकिन यदि आप मेरे NPS 10 कोड के तहत जुड़ते हैं तो इस फीस में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे अगर 12 महीने का कोर्स आप सब्सक्राइब करते हैं, लेते हैं, मतलब 2 साल के कोर्स को लेते हैं, जिसकी फीस 49,500 रुपये है, तो ये 44,550 रुपये आपकी हो जाएगी। तो इन सारे फीस स्ट्रक्चर पर 10% की छूट आपको मिल जाएगी यदि आप उसे NPS 10 के तहत उसे ज्वाइन करते हैं। इसी प्रकार यदि आप अनअकैडमी के आइकॉनिक प्रोग्राम्स को सब्सक्राइब करते हैं, उसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो उसकी 1 साल की फीस 74,500 रुपये है, 2 साल की फीस 1,15,750 रुपये है और 3 साल की फीस 1,53,750 रुपये है। लेकिन यदि आप मेरे कोड NPS 10 के तहत जुड़ते हैं, उसके माध्यम से जुड़ते हैं, तो इस फीस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे जो 1 ईयर की फीस 74,500 है, वो 67,050 रुपये हो जाएगी। 2 साल की फीस 1,15,750 रुपये है, वो 1,04,175 रुपये हो जाएगी। 3 साल की फीस 1,53,750 है, वो 1,38,275 रुपये हो जाएगी। अब अनअकैडमी के ऑप्शनल और GS, अगर आप अनअकैडमी के आइकॉनिक प्रोग्राम के तहत GS और प्लस के तहत ऑप्शनल लेते हैं, तो उसकी 12 महीने की फीस जो है वो है 88,750 रुपये और 2 साल की फीस उसकी है 1,31,550 रुपये। 3 साल की फीस उसकी 1,67,220 रुपये। लेकिन यदि आप मेरे कोड NPS 10 के तहत इसको लेते हैं, तो इस पर जो है आपको 10% की छूट मिल जाएगी। इसी प्रकार यदि केवल ऑप्शनल लेते हैं और भी अनअकैडमी के प्लस प्रोग्राम के तहत, तो उसमें 1 साल की फीस 70,103 रुपये है, 2 साल की फीस 99,680 रुपये है और 3 साल की फीस ये 1,21,200 रुपये है। और यदि आप मेरे कोड NPS 10 के तहत जुड़ते हैं, तो इस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आज हम संविधान की अनुसूचियों के बारे में चर्चा करेंगे कि संविधान में अनुसूचियों का क्या तात्पर्य है, अनुसूचियां क्या हैं और इनका महत्व क्या है।
जैसा कि आप जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को पारित घोषित किया गया था, तो इस प्रकार पारित किए गए संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों का प्रावधान किया गया था। मतलब संविधान में कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं। तब से लेकर अब तक संविधान जब पारित किया गया और इस पारित संविधान को जब लागू किया गया, मतलब 26 जनवरी 1950 को, तब से लेकर अभी तक इसमें यकीनन कुल 104 संशोधन किए गए। हालांकि संशोधनों का जो प्रपोजल्स है वो 124 के आसपास है, लेकिन इसमें से 104 अमेंडमेंट कर दिए गए हैं, जिन्हें अमेंडमेंट करके संविधान में शामिल कर लिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान में संविधान में कुल 22 भाग हो गए हैं, 448 अनुच्छेद हो गए हैं और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। संविधान में जो अनुच्छेद हैं उनकी ओरिजिनल नंबरिंग को मेंटेन करने के लिए जो लॉ उसमें शामिल किए गए उन्हें अल्फाबेटिकली शामिल किया जाता है, ताकि संविधान का मूल क्रम न बदलने पाए, संविधान को पढ़ने में कोई बाधा ना आए, संविधान को पढ़ने में वो फ्लुएंसी बनी रहे। जैसे अनुच्छेद 21 में 21 का जोड़ दिया गया, अनुच्छेद 39 में 39 का जोड़ दिया गया, 43 में 43 का जोड़ दिया गया, 48 में 48 का जोड़ दिया गया, अनुच्छेद 51 में 51 का जोड़ दिया गया, अनुच्छेद 300 में 300 का जोड़ दिया गया। तो ये जो भी इनलार्जमेंट किया गया वो अल्फाबेटिकली किया गया, ताकि संविधान का मूल क्रम न बदलने पाए। यही कारण है कि आप जो संविधान पढ़ते हैं, संविधान देखते हैं, तो आज भी संविधान में जो अंतिम अनुच्छेद है वो 395 ही है, क्योंकि संविधान संशोधनों के माध्यम से जिन प्रावधानों को जोड़ा गया उन्हें संविधान में विद्यमान अनुच्छेदों के विस्तार के रूप में, उसके लिए अलग से उनका क्रम नहीं बदला गया। अब यहां अनुसूची का क्या तात्पर्य है, अनुसूची से क्या मतलब है? तो अनुसूची का तात्पर्य है कि संविधान में अनुच्छेद के रूप में जो भी प्रावधान दिए गए हैं, मतलब संविधान में जो मूल लॉज दिए गए हैं, जो मूल कानून दिए गए हैं, वो अनुच्छेदों के रूप में दिए गए हैं। तो जो भी अनुच्छेद के रूप में जो प्रावधान किए गए हैं उनके अलावा जो भी एडिशनल डिटेल्स होती हैं, जो भी अतिरिक्त विवरण होता है, जो भी अन्य लिस्ट होती हैं, अन्य सूचियां होती हैं, उन्हें अनुसूची के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाता है। और ये करने का मूल कारण यही था कि ताकि संविधान में कोई को पढ़ने में कोई कंफ्यूजन ना हो। एक तो भारतीय संविधान वैसे ही इतना विस्तृत है, इतना विशाल है, उसमें तमाम कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर आर्टिकल्स और शेड्यूल्स को भी एक में शामिल कर दिया गया होता तो उसमें थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशंस पैदा होने की संभावनाएं रहती। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने संविधान को निर्माण करते समय उसको भागों में, अनुच्छेदों में और अनुसूचियों में, मतलब संविधान के पार्ट्स, संविधान के आर्टिकल्स और संविधान के शेड्यूल्स, इस 3 रूप में क्लासिफाइड किया, ताकि संविधान को पढ़ने में सरलता और सहजता बनी रहे। अब मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियों का प्रावधान था, लेकिन वर्तमान में आप जानते हैं कि 12 हो गई हैं। तो 12 कैसे हुई, इन्हें कब जोड़ा गया, किस लिए जोड़ा गया, उस पर एक डिटेल चर्चा हम करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो 8 अनुसूचियां थी उसके एडिशनल जो 9वीं अनुसूची को, 10वीं अनुसूची को, 11वीं अनुसूची को और 12वीं अनुसूची को कब कब और किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया। तो पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा 11वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया तथा 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा ही संविधान में 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया। तो इस प्रकार वर्तमान में संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है, जिनका विवरण
इस प्रकार है, मतलब इन अनुसूचियों की विषय वस्तु क्या है, इन अनुसूचियों में क्या चीजें दी गई हैं। तो इस मतलब इसकी जो पहली अनुसूची है, फर्स्ट शेड्यूल है, तो फर्स्ट शेड्यूल में ये बताया गया है कि भारतीय संघ के जो 28 घटक राज्य हैं तथा जो संघ शासित प्रदेश हैं, वर्तमान में जम्मू कश्मीर का जो फिर से पुनर्गठन किया गया, जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन करते हुए जो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, उसके पूर्ण राज्य का दर्जा छीनने के बाद वहां पर 2 संघ शासित बना दिए गए। तो लिहाजा भारत में कुल 9 संघ शासित प्रदेश हो गए थे। लेकिन अभी हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा दमन द्वीप को आपस में मर्ज कर दिया गया। जो ये 2 अलग अलग संघ शासित प्रदेश हुआ करते थे, इन दोनों को एक में कंबाइंड कर दिया गया, तो ये संख्या 8 हो गई है। तो इस प्रकार पहली अनुसूची का जो कंटेंट है, पहली अनुसूची का जो विषय वस्तु है कि पहली अनुसूची में किस बात का उल्लेख किया गया है, तो इस अनुसूची में भारतीय संघ के 28 घटक राज्यों तथा उनके राज्य क्षेत्र के संबंध में प्रावधान किया गया है। कहने का मतलब है कि भारत में, भारतीय संघ में कितने राज्य शामिल हैं, उन जो राज्यों का, उन प्रांतों का अपना राज्य क्षेत्र क्या है, इसके बारे में एक सूचना है पहली अनुसूची में। और इसी के साथ साथ जो वर्तमान में 8 संघ शासित प्रदेश हैं, इन संघ शासित प्रदेशों का नाम क्या है, उनकी सीमाएं क्या हैं, उनका क्षेत्र क्या है, इस बारे में डिटेल्स दी गई है पहली अनुसूची में। तो आप कह सकते हैं कि पहली अनुसूची में भारतीय संघ के 29 घटक राज्यों के नाम तथा उनके राज्य क्षेत्र के संबंध में प्रावधान किया गया है। और इसके अलावा इस अनुसूची में वर्तमान में जो 8 संघ शासित प्रदेश हैं, उन संघ शासित प्रदेशों के नामों और उनकी सीमाओं का उल्लेख किया गया है। जैसे संघ शासित प्रदेशों में दिल्ली है, पांडिचेरी है, चंडीगढ़ है, दादरा नगर हवेली है, दमन दीव है, और दमन दीव को अब उसके साथ सम्मिलित कर लिया गया है। तो लद्दाख है, जम्मू एंड कश्मीर है। तो ये जो मतलब 8 संघ शासित प्रदेश हैं, वर्तमान में इनका नाम क्या होगा, इनकी सीमा क्या होगी, इसी के संबंध में डिटेल किया गया है पहली अनुसूची में। तो पहली अनुसूची में भारतीय संघ के 28 राज्यों तथा वर्तमान में 8 संघ शासित प्रदेशों के, उनके नामों, उनके क्षेत्रों तथा उनकी सीमाओं का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार दूसरी अनुसूची, सेकंड शेड्यूल क्या है, सेकंड शेड्यूल का कंटेंट क्या है, सेकंड शेड्यूल का विषय वस्तु क्या है। तो इस अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन और भत्तों के बारे में प्रावधान किया गया है। तो दूसरी अनुसूची की विषय वस्तु क्या है, वेतन और भत्ते से उच्च संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों को क्या वेतन उन्हें प्राप्त होगा, क्या उन्हें भत्ते दिए जाएंगे, इसके बारे में डिटेल्स दी गई है, इसके बारे में विवरण दिया गया है दूसरी अनुसूची में। और संविधान में किन किन प्राधिकारियों के, किन किन पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों के बारे में प्रावधान किया गया है, इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है दूसरी अनुसूची में। उन पदाधिकारियों को बताया गया है कि यही पदाधिकारी हैं जिनके वेतन और भत्तों का प्रावधान दूसरी अनुसूची में किया गया है। दूसरी अनुसूची के तहत इन्हें वेतन और भत्ता प्रोवाइड किया जाता है, प्रदान किया जाता है। तो इन पदाधिकारियों में शामिल है, वो भारत के राष्ट्रपति हैं, भारत के उपराष्ट्रपति हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति, राज्यों के राज्यपाल, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष तथा राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष। इसी प्रकार जिन राज्यों में का विधानमंडल द्विसदनीय है और वहां उच्च सदन विधान परिषद भी अस्तित्व में है, तो राज्य विधान परिषद के सभापति तथा राज्य विधान परिषद के उपसभापति
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के साथ साथ नियंत्रक व महालेखा परीक्षक मतलब कैग के वेतन तथा भत्तों के बारे में प्रावधान भी संविधान की दूसरी अनुसूची में किया गया है। इसी प्रकार अगर हम तीसरी अनुसूची के बारे में चर्चा करें, तीसरी अनुसूची का हम अवलोकन करें, तो तीसरी अनुसूची में किस प्रकार की डिटेल्स दी गई है, किस प्रकार का क्या उसका कंटेंट है, तीसरी अनुसूची का विषय वस्तु क्या है। तो तीसरी अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के दौरान ली जाने वाली शपथ के बारे में प्रावधान किया गया है। अब किन किन प्राधिकारियों के शपथ के बारे में, किन किन पदाधिकारियों के शपथ के बारे में प्रावधान किया गया है, इसकी एक स्पेसिफिक डिटेल दी गई है तीसरी अनुसूची में। जैसे तीसरी अनुसूची में कहा गया है कि लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य इनके शपथ के बारे में, ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में प्रावधान किया गया है तीसरी अनुसूची में। लोकसभा तथा राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, मतलब संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं, उनके शपथ के बारे में प्रावधान। इसी प्रकार लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचनों के प्रत्याशी जो उम्मीदवार होंगे, लोकसभा और राज्यसभा के जो चुनाव लड़ेंगे, उन प्रत्याशियों के शपथ का भी प्रावधान है। तो उनके शपथ के बारे में प्रावधान भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। इसी प्रकार संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्य, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, आप जानते हैं मंत्रिपरिषद में 4 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री, उप मंत्री। तो इन सभी प्रकार के मंत्रियों को जिस समय ये अपने मंत्री पद के दायित्व को ग्रहण करते हैं, उस समय इन्हें अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। और इसी शपथ का प्रावधान संविधान के तीसरी अनुसूची में दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, जो जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस से लेके जो अन्य जस्टिस हैं, सबके शपथ के बारे में प्रावधान तीसरी अनुसूची में किया गया है। इसी प्रकार कैग, सीएजी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में प्रावधान तीसरी अनुसूची में किया गया है। तो ये तो प्राधिकारी जो थे जिनके शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में प्रावधान तीसरी अनुसूची में किया गया है, ये केंद्रीय सरकार से संबंधित प्राधिकारी थे। राज्य से संबंधित जो प्राधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनके बारे में भी शपथ और अफर्मेशन मतलब ओथ एंड अफर्मेशन, शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में प्रावधान तीसरी अनुसूची में किया गया है। जैसे राज्य विधानमंडल के सदस्य, राज्य विधानमंडल का तात्पर्य यहाँ पर जिन राज्यों में विधानमंडल द्विसदनीय है, मतलब विधानसभा और राज्य विधान परिषद, तो दोनों सदनों के सदस्यों के शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में। जिन राज्यों में राज्य विधानमंडल एक सदनीय है, तो वहां राज्य विधानसभा है, तो राज्य विधानसभा के सदस्यों के शपथ के बारे में प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार राज्य विधानमंडल के निर्वाचनों के प्रत्याशी, मतलब आप जानते हैं कि जो राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद के जो उम्मीदवार होंगे, उन उम्मीदवारों के शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में प्रावधान भी तीसरी अनुसूची में किया गया है। इसी प्रकार जो प्रांतीय मंत्रिपरिषद है, जो प्रांतों की मंत्रिपरिषद है, उसमें भी वही 4 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री, उप मंत्री। तो इन चारों प्रकार के मंत्रियों को अपने मंत्री पद के दायित्व के संबंध में जो इनको दायित्व दिया जा रहा है, उसका निर्वहन वो समुचित ढंग से करेंगे, संविधान के अधीन रहते हुए करेंगे और देश हित में उन निर्णयों को गोपनीय बनाए रखने का प्रयास करेंगे। इस चीज की शपथ लेते हैं और इनकी शपथ के बारे में प्रावधान तीसरी अनुसूची में किया गया है। इसी प्रकार हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिसमें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से लेकर जो अतिरिक्त न्यायाधीश होते हैं, जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, उन सब न्यायाधीशों के शपथ के बारे में प्रावधान भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची में किया गया है। तो तीसरी अनुसूची की जो विषय वस्तु है,
तीसरी अनुसूची का जो कंटेंट है वो शपथ और प्रतिज्ञान है, इसे ओथ एंड अफर्मेशन कहा जाता है। तो इन तमाम प्राधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में प्रावधान भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में किया गया है। इसी प्रकार जो फोर्थ शेड्यूल है भारतीय संविधान की, जो चौथी अनुसूची है, इस अनुसूची में राज्यसभा में विभिन्न राज्यों के लिए सीटों के आवंटन का प्रावधान किया गया है। इसका मतलब समझिएगा, किसी राज्य से राज्यसभा में कितने सदस्य जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि संसद के जो दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, मतलब हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट। हाउस ऑफ पीपल का मतलब है लोकसभा और काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब है कि राज्यसभा। तो नाम से ही विदित हो रहा है कि लोकसभा हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है। हाउस माने घर, पीपल माने लोग, मतलब लोगों का घर। मतलब लोकसभा संसद में भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती है, भारतीय जनता को रिप्रेजेंट करती है कि ये संसद में भारतीय जनता है, भारतीय जनता के भारत की जनता के ये प्रतिनिधि हैं और भारतीय जनता के संबंध में, भारतीय जनता के पक्ष में रखने के लिए इस मतलब हाउसेस के लोग काम करेंगे, मतलब लोकसभा के सदस्य काम करेंगे। उसी प्रकार जो दूसरा सदन है, जिसे ऊपरी सदन या उच्च सदन कहा जाता है, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से, काउंसिल ऑफ स्टेट, स्टेट मतलब राज्य, काउंसिल मतलब परिषद, मतलब राज्यों की परिषद। तो संसद का उच्च सदन, जिसे राज्यसभा कहता है, वो संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। वो राज्यों का हितैषी निकाय है। जैसे लोकसभा लोगों का हितैषी निकाय है, लोगों के बारे में उनका पक्ष रखेगा, उनको रिप्रेजेंट करेगा। इसी प्रकार काउंसिल ऑफ स्टेट जो है वो राज्यों का मतलब प्रतिनिधित्व करेगा, राज्यों को रिप्रेजेंट करेगा संसद में। तो जब राज्यों को रिप्रेजेंट करेगा तो जाहिर सी बात है कि आखिर राज्यसभा में, मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट में विभिन्न राज्यों से कितने प्रतिनिधि शामिल होंगे, किस राज्य से कितने प्रतिनिधि लिए जाएंगे, या ये प्रतिनिधि लिए जाने के आधार क्या होंगे, इन्हीं सारी चीजों के बारे में डिटेल्स दी गई है फोर्थ शेड्यूल में। तो फोर्थ शेड्यूल में कहा गया है कि राज्यसभा में विभिन्न राज्यों से कितने प्रतिनिधि लिए जाएंगे, मतलब राज्यसभा में विभिन्न राज्यों के लिए जो सीटों का आवंटन, जो सीटों का अलॉट है वो मतलब कितना होगा, किस आधार पर होगा, उन्हीं सारी चीजों की डिटेल्स दी गई है चौथी अनुसूची में। तो राज्यसभा में राज्यों के लिए सीटों के आवंटन का प्रावधान समान प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर न करके बल्कि जनसंख्या को आधार बनाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, ये कुछ ऐसे देश हैं जो अपने उच्च सदन में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किए हैं। वहां पर प्रतिनिधित्व का समान सिद्धांत अपनाया गया है। वहां पर यह व्यवस्था है कि हर राज्य से, चाहे वो राज्य छोटा हो चाहे बड़ा हो, जनसंख्या के आधार पर या भूभाग के आधार पर, प्रत्येक राज्य से समान संख्या में सदस्य वहां के उच्च सदन में शामिल होंगे। अब वो संख्या वो निर्धारित करते हैं कि राज्यों से कितने सदस्य लिए जाएंगे, उनकी कितनी संख्या है उच्च सदन की, उसी संख्या को समान अनुपात में सभी राज्यों में डिवाइड कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। लेकिन भारत में राज्यों में, राज्यसभा में राज्यों के लिए सीटों के आवंटन का जो प्रावधान किया गया, इसके लिए अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के तर्ज पर समान प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को नहीं अपनाया गया, बल्कि जनसंख्या को आधार बनाया गया। जनसंख्या को आधार बनाने का तात्पर्य है कि जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगी वहां से ज्यादा प्रतिनिधि जाएंगे, जिस राज्य की जनसंख्या कम होगी वहां से कम प्रतिनिधि जाएंगे राज्यसभा में। लेकिन इन बड़े और छोटे राज्यों की जो जनता है, जो नागरिक हैं, उन नागरिकों का प्रतिनिधित्व में भेदभाव नहीं किया गया है। इसके लिए एक फार्मूला बनाया गया
कि किसी राज्य की कुल जनसंख्या के पहले 50 लाख की जनसंख्या तक 10 लाख पर एक प्रतिनिधि लिया जाएगा। किसी राज्य की कुल जनसंख्या में पहले 50 लाख की जनसंख्या तक 10 लाख पर एक प्रतिनिधि लिया जाएगा। 50 लाख के बाद जो जनसंख्या बच रही है उसमें 20 लाख पर प्रति 20 लाख पर एक प्रतिनिधि लिए जाने का प्रावधान किया गया है। अगर आप इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझें, जैसे मान लीजिए कि किसी राज्य की जनसंख्या 1 करोड़ 10 लाख है। 1 करोड़ 10 लाख का मतलब हो गया कि इसमें जो 50 लाख है तो उस 50 लाख में 10 लाख पर एक प्रतिनिधि मतलब 5 प्रतिनिधि आ जाएंगे, और शेष जो जनसंख्या बची कितनी बची? 60 लाख। भाई 1 करोड़ 10 लाख मतलब 50 लाख, जिस पर 10 पर एक प्रतिनिधि, शेष कितना बचा? 60 लाख। अब 60 लाख पर 20 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि लिए जाने का प्रावधान है। तो मतलब इसमें 20 या 60 मतलब 3 प्रतिनिधि। अगर इसका तात्पर्य हो गया कि यदि किसी राज्य की जनसंख्या 1 करोड़ 10 लाख है तो उस राज्य से राज्यसभा में कुल कितने प्रतिनिधि जाएंगे? 8। तो उससे 8 प्रतिनिधि लिए जाएंगे। तो इसी चीज का डिटेल्स दिया गया है, इसी चीज का विस्तार से वर्णन किया गया है चौथी अनुसूची में कि राज्यसभा में विभिन्न राज्यों को जो प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है उस प्रतिनिधित्व प्रदान करने का आधार क्या होगा? समान प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को लिया गया है या जनसंख्या को आधार बनाया गया? तो भारत में जनसंख्या को आधार बनाया गया है, जबकि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में उनके यहाँ समान प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को अपनाया गया। जैसे अमेरिका का उदाहरण अगर आप लें तो अमेरिका का उच्च सदन जो है इसे सीनेट कहा जाता है। अब सीनेट की कुल सदस्य संख्या 100 है। वहां पर राज्य कितने हैं? वहां पर राज्य कुल 50 हैं। तो हर राज्य को 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया है। हर राज्य, और वहां भी हमारे यहाँ की तरह वहां भी छोटे भी राज्य हैं, बड़े भी राज्य हैं, लेकिन वहां जनसंख्या या भूभाग को आधार न बनाते हुए हर राज्य से 2 प्रतिनिधि भेजने का प्रावधान है। 2 प्रतिनिधि भेजने का मतलब प्रोविजंस किया गया है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारा जनसंख्या को आधार बनाया गया। जिनकी जनसंख्या ज्यादा है वहां से राज्यसभा में ज्यादा प्रतिनिधि जाएंगे, जिनकी जनसंख्या कम है वहां से राज्यसभा में कम प्रतिनिधियों को लिया जाएगा। लेकिन वो उसके लिए एक फार्मूला है, एक नियम है कि राज्य की कुल जनसंख्या में पहले 50 लाख की जनसंख्या पर 10 लाख पर एक प्रतिनिधि, शेष जनसंख्या में 20 लाख पर एक प्रतिनिधि लिया जाएगा। और इसी फार्मूले के आधार पर, इसी जनसंख्या के आधार पर आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश वो भारतीय संघ का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। अब जनसंख्या की दृष्टि से भारत में क्या, आप उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के विस्तार को इस रूप में भी समझ सकते हैं कि दुनिया के 5 बड़े देशों को छोड़ दीजिए जिनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो छठे स्थान पर भारत का राज्य उत्तर प्रदेश आता है। मतलब दुनिया में सर्वाधिक जनसंख्या कंटेन करने वाले मतलब राज्यों में अगर 5 देशों को छोड़ दिया जाए तो छठे स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है। इतनी बड़ी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश इतने बड़े पॉपुलेशन को कंटेन करता है, इसलिए यहां से राज्यसभा में 31 सदस्य जाते हैं। जबकि छोटे छोटे राज्य जो हैं, मणिपुर है, मिजोरम है, कह लीजिए कि मेघालय है, गोवा है, यहां सबसे जो प्रतिनिधि जाते हैं वो एक एक प्रतिनिधि जाते हैं, क्योंकि इनकी जनसंख्या कम है। इनकी जनसंख्या कम है तो इनके प्रतिनिधि कम जाएंगे। तो हमारे यहाँ जनसंख्या को आधार बनाया गया है, न कि समान प्रतिनिधित्व सिद्धांत को अपनाया गया है। और इसी सारी चीजों की डिटेल्स बताई गई है संविधान की चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची, इस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में प्रावधान किया गया है। असल में आप जानते हैं कि संविधान जब बन रहा था तो भारत में कुछ ऐसे जनजातीय समूह थे
जो देश की विकास की मुख्य धारा से कटे हुए थे। लेकिन राज्य का तो एक अपना लक्ष्य होता है, उसका एक अपना उद्देश्य होता है कि भारत में सारे लोगों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करना, समाज की मुख्य धारा में शामिल करना। तो ये जो जनजाति समूह थे, जो जनजातियां थी, जो भारत के मतलब विकास की मुख्य धारा से कटी हुई थी, तो ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करने का अधिकार संबंधित राज्य के राज्यपाल को दिया गया। तो 5वीं अनुसूची के आधार पर किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र चिन्हित करने का अधिकार संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास होता है, और राज्यपाल रिकमेंड करता है राष्ट्रपति को कि अमुक राज्य का ये क्षेत्र ऐसा है जो जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। तो राष्ट्रपति जो है उसे अनुसूचित क्षेत्र घोषित करता है, उसे शेड्यूल्ड एरिया घोषित करता है। तो किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति में निहित होता है, जबकि किसी राज्य को जनजाति बाहुल्य क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र चिन्हित करने का अधिकार संबंधित राज्य के राज्यपाल में निहित होता है। और जैसे ही राष्ट्रपति उस राज्य के उस जनजाति बाहुल्य क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करता है, तो उसके प्रशासन और नियंत्रण की व्यवस्था में परिवर्तन आ जाता है। परिवर्तन इस रूप में आ जाता है कि उस क्षेत्र का विकास किया जाए। तो उस क्षेत्र के विकास के लिए केंद्रीय सहायता मिलने लगती है, प्रांतों से मिलती ही है, और उन्हें कुछ एडिशनल छूट भी दी जाती है ताकि वो अपना विकास करते हुए देश की मुख्य विकास की धारा में शामिल हो सके। तो इन्हीं सारी चीजों का विवरण भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में दिया गया है। तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में प्रावधान किया गया है कि ये क्षेत्र जो हैं इनको विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए इनमें प्रशासन का क्या तरीका हो, उसका प्रशासन का क्या स्वरूप हो, इन पर नियंत्रण कैसे हो, ठीक है ना, इन्हें किस किस प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त होगी, इन सारी बातों को 5वीं अनुसूची के माध्यम से ये चीजें प्रावधानित की गई हैं। 6th शेड्यूल जो है, 6ठी अनुसूची जो है, अब 6ठी अनुसूची में उसी 5वीं अनुसूची के टारगेट को, उसी लक्ष्य को स्पेशली 4 राज्यों के लिए स्पेसिफाइड किया गया है। मतलब 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में प्रावधान किया गया है। इस अनुसूची के तहत संबंधित राज्य के राज्यपाल को जनजाति बाहुल क्षेत्रों तथा जिलों को स्वायत्तशासी क्षेत्र घोषित करने का अधिकार दिया गया है। जो 6ठी अनुसूची अधिकार देती है असम के राज्यपाल को, मेघालय के राज्यपाल को, त्रिपुरा के राज्यपाल को तथा मिजोरम के राज्यपाल को कि इन राज्य में जो जनजाति बाहुल जिले और क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को ऑटोनॉमस क्षेत्र घोषित करिए। ऑटोनॉमस क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राज्यपाल में है। ऑटोनॉमस का मतलब होता है कि फिर उन क्षेत्रों को, उन जनजाति बाहुल जिलों और क्षेत्रों को अपने बारे में निर्णय लेने या अपने कार्यक्रम को आगे चलाने तथा बढ़ाने के लिए शेष क्षेत्रों और जिलों की तुलना में उन्हें स्वायत्तता प्राप्त होती है, उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त होती है। और ऐसे स्वायत्तशासी जिलों में जिला परिषदों का गठन किया जाता है। जिला परिषदें जो हैं वो एक कह लीजिए कि मॉनिटरिंग बॉडीज होती हैं, उन्हीं के माध्यम से जो उनके लिए जो विकास का प्रोग्राम किया जाना है अपने लिए, तो इसी विकास जिला परिषद के माध्यम से किया जाता है। तो ऐसे स्वायत्तशासी जिलों में गठित जिला परिषदों में सदस्यों की कुल संख्या 30 रखी गई है। मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम में के जो राज्य हैं और इन राज्यों में जो जनजाति बाहुल क्षेत्र तथा जिले हैं जिन्हें राज्यपाल के द्वारा ऑटोनॉमस क्षेत्र घोषित किया गया है, इन ऑटोनॉमस
क्षेत्र को संचालित करने के लिए एक जिला परिषद का, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का गठन किया गया है। इसकी जो संरचना होती है जिला परिषद की, उसमें कुल 30 सदस्य होते हैं। इस 30 सदस्यों में से 26 सदस्यों का निर्वाचन कराया जाता है प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा, तथा 4 सदस्य राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। राज्यपाल उन्हें मनोनीत करता है। अब इन जिला परिषदों को इन जिलों तथा क्षेत्रों के संबंध में एक बड़ी शक्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसी जिला परिषदों को अपने क्षेत्र के विकास के संबंध में, अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए, उस क्षेत्र को विकास की, देश के विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए, ऐड करने के लिए कानून बनाने, कानूनों को लागू करने, कर लगाने, स्थानीय तौर पर उन्हें कर लगाने तथा उस कर को वसूलने की शक्ति प्राप्त होती है। तो ये एक बड़ी, ऑटोनॉमस का मतलब होगा कि एक बड़ी पावर उनको दी गई है। ऑटोनॉमस का मतलब यही है कि उन जनजाति, इन राज्यों के, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम के जो जनजाति बहुल क्षेत्र जिले हैं, इन्हें जो ऑटोनॉमस घोषित किया गया है, उस ऑटोनॉमी के तहत उन्हें अपना एक प्रशासनिक निकाय गठित करने की पावर दी गई है, जिसे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के नाम से जाना जाता है, जिला परिषद के नाम से जाना जाता है। और इस जिला परिषद को अधिकार दिया गया कि उस क्षेत्र का विकास करने, उस राज्य के शेष क्षेत्रों के रिलेटिवली उनका भी डेवलपमेंट किया जाए। और ये डेवलपमेंट करने के लिए उन्हें अधिकार दिया गया कि भाई आप अपना कानून बनाइए, उसे लागू करिए, कर लगाइए, उसको वसूलिए, ताकि आप अपना विकास कर सकें। अब ऐसी जिला परिषदों को भंग करने का अधिकार, ऐसी जिला परिषदों को, अगर जिला परिषदें सही ढंग से अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रही हैं, तो उन्हें भंग करने का अधिकार संबंधित राज्य के राज्यपाल को दिया गया है। ये शक्ति, ये पावर राज्यपाल में निहित है कि राज्यपाल जो है जिला परिषदों को भंग कर सकता है। इसमें यह भी प्रावधान है कि इस जिला परिषद के जो सदस्य, कुल सदस्य संख्या 30 हैं, इनमें से 26 निर्वाचित हैं, 4 जो मनोनीत हैं। इनमें से अगर समयावधि के पहले किसी की मृत्यु हो जाती है, तो शेष अवधि के लिए चुनाव कराने का प्रावधान है कि अगर किसी सदस्य की मृत्यु से जिला परिषद में स्थान की रिक्ति हुई है, तो उसकी भरपाई करने के लिए चुनाव करा लिया जाए। कहने का मतलब है, अगर जो 26 निर्वाचित सदस्य हैं, इनमें से किसी की मृत्यु हुई है तो उनका निर्वाचन किया जाएगा। 4 जो राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेट सदस्य हैं, इनमें से मृत्यु हुई है तो उनको राज्यपाल के द्वारा, मतलब उन्हें नॉमिनेट किया जाएगा, उन्हें जो है मनोनीत किया जाएगा। तो ये सारी डिटेल्स बताई गई हैं, ये सारे प्रावधान बताए गए हैं संविधान की 6ठी अनुसूची में। 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची आप जानते हैं कि ये भारतीय संविधान का एक कैरेक्टर है। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? भारतीय संविधान की अगर प्रकृति संघात्मक संविधान की है, तो संविधात्मक संविधान कैसे है, उसी चीज के बारे में 7वीं अनुसूची में प्रावधान है। मतलब इस अनुसूची में केंद्र तथा राज्य के संबंध में 3 सूचियों का प्रावधान किया गया, 3 लिस्ट्स का प्रावधान किया गया है, जिन्हें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट तथा कंकरेंट लिस्ट के नाम से जाना जाता है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के नाम से जाना जाता है। अब इसमें जैसे इन सूचियों पर बड़ा सवाल आपसे पूछा जाता है, जैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची में जो 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है, इन तीनों सूचियों के इस प्रावधान को जो कलेक्टिवली, सामूहिक रूप से, इन्हें कहां से लिया गया, मतलब तीनों सूचियों को के प्रावधान को कहां से लिया गया, कहां से प्रेरणा लेके इसे भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची के अंतर्गत इसे शामिल किया गया। तो अगर ये पूछा जाए कि तीनों सूचियों की सम्मिलित अवधारणा को कहां से लिया गया, तो आप जानते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 से, इंडिया गवर्नमेंट एक्ट 1935 से, क्योंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटिश शासन के उत्तरार्ध में इस कानून को बनाया गया था, भारत में लागू किया गया था, और इसी कानून के माध्यम से भारत में पहली बार संघात्मक शासन व्यवस्था को लागू करने का प्रयास किया गया था। हालांकि वो प्रयास फलीभूत नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें प्रावधान था
कि जो संघात्मक व्यवस्था बनेगी उसमें केंद्र होगा और केंद्र के पास विदेश प्रत्यक्षा और संचार जैसे विषय विषय और विभाग शामिल होंगे, शेष विषय प्रांतों के पास होंगे। तो संघ जो बनेगा वो जो प्रांत होंगे, वो जो क्या नाम है चीफ कमिश्नरी क्षेत्र होंगे और जो देशी रियासतें होंगी, इन 3 इकाइयों को लेके संघ का निर्माण किया जाना था। प्रांतों को लेके, चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों को लेके और देशी रियासतों को लेके। प्रांतों और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों को संघ में शामिल होना कंपलसरी था। इस भारत शासन अधिनियम 1935 में जो प्रावधान था, तो प्रांतों और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों को संघ में शामिल होने के लिए मतलब उनके लिए कोई विकल्प नहीं था, वो शामिल होंगे ही होंगे। लेकिन देशी रियासतों को एक चॉइस दी गई थी, एक विकल्प दिया गया था कि वो शामिल होना चाहें तो शामिल हो, न शामिल होना चाहें तो न शामिल हो। और इसी वैकल्पिक सुविधा का लाभ लेते हुए देशी रियासतें इसमें शामिल होने से मना कर दी। लिहाजा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जिस संघीय व्यवस्था का प्रावधान किया जाना था उसे व्यवहार में परिणत नहीं किया जा सका। लेकिन जो उसका ड्राफ्ट बनाया गया था, जो उसका प्रारूप बनाया गया था, जो रूपरेखा बनाई गई थी, उसमें यह कहा गया था कि भारत में संघीय व्यवस्था के तहत मतलब केंद्र और राज्य की शक्तियों का वितरण किया जाएगा 3 सूचियों के माध्यम से। तो उसमें पहली जो आई थी उसे संघ सूची कहा गया, यूनियन लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट कहा गया। दूसरी जो स्टेट लिस्ट, राज्य सूची था, और तीसरी कंकरेंट लिस्ट था। तो संघ सूची में उन विषयों को शामिल किया गया था जो राष्ट्रीय महत्व के थे। प्रांतीय विषयों में प्रांतीय सूची में उन विषयों को रखा गया था जो स्थानीय महत्व के थे। और कंकरेंट लिस्ट में मतलब समवर्ती सूची में उन विषयों को शामिल किया गया जो जिस विषय में शामिल, जिस सूची में शामिल विषयों के संबंध में एक आम धारणा थी कि इनके बारे में पूरे देश में कानूनों में एक रूपता होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ। मतलब समवर्ती सूची में ऐसे विषय रखे गए जिनके बारे में समान अंडरस्टैंडिंग बनाई गई कि इस विषय के संबंध में जो कानून हो वो पूरे देश में लागू हो, पूरे देश में समान रूप से लागू हो। तो ऐसे विषयों को कंकरेंट लिस्ट में शामिल किया गया समवर्ती सूची में। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि समवर्ती सूची में ऐसे विषय रखे गए जिनकी प्रकृति जो है वो समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलती रही। जैसे कभी वो राष्ट्रीय महत्व के प्रतीत होने लगे, कभी वो स्थानीय महत्व के प्रतीत होने लगे, तो भाई उन्हें आखिर कहाँ रखा जाए, कैसे रखा जाए, भाई उनकी प्रकृति चेंज हो जाती है। कभी वो राष्ट्रीय महत्व के, स्थानीय महत्व के, अभी संघ सूची में रख दिया जाए और रखा जाए उस समय उनकी प्रांतीय महत्ता हो, तो उस पर कानून कौन बनाएगा? चूंकि है तो संघ सूची में, संघ बनाएगा, जबकि उनका इंपॉर्टेंस जो है वो रीजनल है। तो इसीलिए उसके लिए एक अलग सूची का प्रावधान किया गया जिसे कंकरेंट लिस्ट के रूप में जाना गया। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 3 सूचियों के माध्यम से विषयों का बंटवारा किया गया। संघ सूची जिसमें 59 विषय रखे गए थे, राज्य सूची जिसमें 54 विषय रखे गए थे, और समवर्ती सूची जिसमें 36 विषय रखे गए थे। तो ये संरचना बनाई गई थी भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। और हाँ, जो रेडिजुअरी पावर होगी, जो अवशेष शक्तियां होंगी, इस कानून के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रावधान किया गया था कि रेडिजुअरी पावर जो है या अवशेष शक्तियां वो वायसराय में निहित करेंगी, वायसराय में रहेंगी, उन पर वायसराय का अधिकार होगा। तो इस प्रकार भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा 3 सूचियों के माध्यम से केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों के बंटवारे का प्रावधान था, इसी प्रावधान को संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल कर लिया था। तो ये प्रावधान किया गया था मतलब 7वीं मतलब सूचियों का। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि तीनों सूचियों की सम्मिलित अवधारणा को निम्न में से कहां से लिया गया, तो उसका उत्तर आपका होगा इंडिया गवर्नमेंट एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, ये वहां से लिया गया। अच्छा, दूसरी चीज वहां से क्या ली गई और कैसा सवाल इसके बारे में बनता है? इसके बारे में दूसरा सवाल बनता है भाई समवर्ती सूची कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। अगर ये पूछा जाए कि यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट की अवधारणा कहां से ली गई,
संघ सूची और राज्य सूची की अवधारणा कहाँ से प्रेरित है? तो ये कनाडा से है, क्योंकि आप जानते हैं कि यही यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट ही संघात्मक व्यवस्था की आधारशिला रखते हैं, उसकी पृष्ठभूमि तय करते हैं। और संघात्मक शासन प्रणाली भारत में कहां से लाई गई? कनाडा से लाई गई। कनाडा में चूंकि केवल 2 सूचियों का प्रावधान है, सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट, वहां पर कंकरेंट लिस्ट नहीं पाई जाती है। तो चूंकि कनाडा से संघात्मक प्रणाली को लाया गया है, तो संघात्मक प्रणाली जिन आधारों पर जिन कैरेक्टर काम करती हैं, उनमें पहला कैरेक्टर होता है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का डिवीजन, शक्तियों का विभाजन। और ये डिवीजन, ये विभाजन संघ और राज्य सूची के रूप में किया गया है। तो संघ और राज्य सूची की अवधारणा कहां से लाई गई? ये लाया गया कनाडा से। तो इस पर जो 3 सवाल बनते हैं कि भाई तीनों सूचियों की सम्मिलित अवधारणा कहां से लाई गई? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से लाई गई? तो इसे लाया गया ऑस्ट्रेलिया से। और इसी प्रकार संघ सूची तथा राज्य सूची की अवधारणा कहां से ली गई? इसे लिया गया है कनाडा से। आज हम यहीं पर इसको रोकेंगे, कल हम इसके बारे में और डिटेल करेंगे। ठीक है, थैंक यू। आपके लिए एक विशेष जानकारी का विषय यह है, एक विशेष सूचना का विषय यह है कि अनअकैडमी के द्वारा समिट 2.0 का एक आयोजन किया जा रहा है। और ये आयोजन 20 और 21 फरवरी 2021 को ये मतलब आयोजित होगा। 2 दिन का ये प्रोग्राम होगा। इसमें 70 स्पीकर्स होंगे, 20 इसमें डिस्कशंस और टॉक्स नीत है, तथा 32 वर्कशॉप इसमें शामिल किया गया है। अब इसमें एक अनअकैडमी के द्वारा प्रोग्राम जो चल रहा है, अनअकैडमी कम्बैट का। अनअकैडमी कम्बैट के द्वारा एक 60 क्वेश्चन का 60 मिनट के लिए एक कह लीजिए कि टेस्ट का आयोजन है, एक प्रोग्राम का आयोजन है। और इस प्रोग्राम में जो भी विनर्स होगा, जो भी मतलब ये विजेता होगा, उसे अनअकैडमी की तरफ से कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान की गई हैं। इसका आयोजन 28 फरवरी को 11 बजे किया जाना है। और जो भी इसमें शामिल होना चाहें वो इसमें एनरोल हो सकते हैं और अनअकैडमी द्वारा दिए गए इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। उसमें 60 सवाल होंगे, जिसे 60 मिनट में करने होंगे। और इसमें ये प्रावधान किया गया है कि इस क्विज में जिनकी रैंक 1 से 3 के बीच होगी, उनकी पूरी फीस माफ होगी। जिनकी रैंक 4 से 10 के बीच होगी, 4 से 10 के बीच होगी, उनकी 75% फीस माफ होगी। जिनकी रैंक मतलब 11 से 50 के बीच होगी, उनको 50% फीस में ऑफ मिलेगा, उनकी 50% फीस कम होगी। और जिनकी रैंक 51 से 500 के बीच होगी, उन्हें 25% फीस में रेमडी होगी, 25% फीस में छूट दी जाएगी। तो ये प्रोग्राम किया जा रहा है अनअकैडमी के द्वारा। ठीक है भाई, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें तथा अनअकैडमी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।